हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमंत कुमार रंजन करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। खास करके पीजीटी, टीजीटी, लैब असिस्टेंट का तैयारी यदि आप लोग फिजिक्स सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो उनके लिए ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है। और ये जो सेशन है आज है वेव्स एंड ऑसिलेशन का सेशन है और बहुत शानदार शानदार सवाल होने वाले हैं। इसलिए फटाफट जुड़ जाइए सेशन के साथ में और सेशन का पूरा फायदा उठाइए। और जो भी लोग पीजीटी, टीजीटी, लैब असिस्टेंट फिजिक्स सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे होंगे उन वो लोग तो जरूर जुड़िए और यहाँ पे आप अपनी तैयारी को शानदार से शानदार करिए दोस्तों। ओके दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन की तरफ चलने से पहले कुछ बातें और कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे सेशन की तरफ। सबसे पहली बात तो पीजीटी, टीजीटी, लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए जुड़े हमारे साथ, करियर फाउंडेशन के साथ में जुड़े, सुमंत सर के साथ में जुड़े और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं दोस्तों बहुत शानदार तैयारी आपकी जो झारखंड सरकार के द्वारा टीजीटी, पीजीटी, लैब असिस्टेंट के द्वारा जो भी सिलेबस तैयार करा गया है और जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी आपको फिजिक्स पढ़ाई गई है यहाँ पे करियर फाउंडेशन के ऐप पे। तो आप लोग करियर फाउंडेशन के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग लॉगिन वगैरह करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ाई गई है। ओके दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आप लोग करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आपको पूरी की पूरी आपको दिखेगी फिजिक्स की एक पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें से बहुत सारे सवाल को बहुत अच्छे ढंग से, फिर डेमो लेक्चर के थ्रू से कुछ लेक्चर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है जो आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगी बातें, सारी चीज़ें कि कैसे पढ़ाई गई है, क्या हुई है सारी बातें। ओके दोस्तों, तो फिर बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ें कराई गई है। आप लोग फटाफट जुड़िए और अपनी तैयारी को शानदार करिए, देर ना करिए। अब समय नहीं बचा हुआ है, समय को किल नहीं करिए, समय को बचाइए और तैयारी को अपनी शानदार बनाइए। ओके दोस्तों, चलिए तो हम लोग अपनी तैयारी को करेंगे शानदार। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए करियर फाउंडेशन के साथ में और लेट ना करिए एकदम। ओके दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा एक दूसरे को जो कि सबको सबके पास पहुंच जाए, सेशन सबके पास प्रॉपर रूप से पहुंच सके। ओके दोस्तों, चलिए तो फटाफट जुड़ जाइए सेशन के साथ में, लेट नहीं, एकदम लेट नहीं करना है आप लोगों को। ओके दोस्तों, चलिए तो सेशन बहुत शानदार होने वाला है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेव्स एंड ऑसिलेशन का आज का सेशन होने वाला है। तो ये कौन से, हाँ, वेव्स एंड ऑसिलेशन का ये सेशन होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे सवाल आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, तो सवाल से पहले कुछ बातें और थोड़ी कर लेते हैं कि यदि आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, लैब असिस्टेंट किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे या तो करियर फाउंडेशन के ऐप पे पूरी की पूरी तरह आपके कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना, जो भी तैयारी करना चाहते हैं फटाफट जुड़ जाइए करियर फाउंडेशन के साथ में। और यहाँ पे आप जुड़िए, देखिए 7070802288 पर, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके सारी बातों को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, चले तो बहुत शानदार होने वाली है चीजें। ठीक है ना, झारखंड एसआई का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्स यहाँ पे प्रॉपर रूप से अवेलेबल है। ओके दोस्तों, चलिए तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। और आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। सवाल को देखिए, एक्चुअल में ये जो चीजें हैं थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। ओके दोस्त, चलिए तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो बोला है 2SHM, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करी गई है। क्या करी गई है मेरे दोस्त, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करी गई है। ठीक है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, है ना, y1 दे रखा है, y2 दे रखा है। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू मोशंस इज, रेशियो पूछा जा रहा है आपको कि रेशियो बताइए, एम्पलीट्यूड की रेशियो बताइए। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे इस चीज को समझते हैं पहले। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग यहाँ पे नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो हम लोग एक पेज ले लेंगे प्रॉपर रूप से और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, तो ज्यादा बेहतर अपन लोगों को समझ में आ जाएगी, आएगी बातें। ओके दोस्त, चलिए तो फटाफट ध्यान दीजिए, फटाफट जुड़ जाइए सेशन के साथ में, लेट नहीं करिए, एकदम लेट नहीं करना है, सेशन के साथ में जुड़िए और तैयारी को करिए अपनी शानदार दोस्त। ठीक है ना,
ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन को करते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, आप लोग समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए आप लोग प्रॉपर रूप से। चलिए क्वेश्चन को देखें आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 SHM है, y1 और y2 दे रखा है हमको। तो सबसे पहले पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। y1 आपको दे रखा है कितना, तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में 10 sin 3 pi t प्लस पाई बाई 4 है ना। कितना दे रखा है, 10 sin 3 pi t प्लस पाई बाई 4 ये दे रखा है आपको। और y2 जो दे रखा है मेरे दोस्त, ये दे रखा है 5 और क्या दे रखा है ना, साइन 3 पाई टी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है साइन 3 पाई टी प्लस क्या है हमारे पास, √3 cos 3 पाई टी, है ना, √3 cos 3 पाई टी। ये आपके सामने है सवाल, ठीक है ना। अब देखिए ये y1 और y2 दे रखा है, तो थोड़ा सा y1 को जैसा है वैसा रहने देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हम लोग, लेकिन थोड़ा सा y2 पर थोड़ी, y2 के साथ में थोड़ी उठापटक कर लेते हैं, है ना। कुछ बात बन जाएगी हमारी, क्या बात बन जाएगी, तो y2 इज इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं 5 इंटू 2 कर लेते हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे 1/2 साइन 3 पाई टी लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं √3/2 cos 3 पाई टी। ओके दोस्त, चलिए इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो y2 इज इक्वल टू अपन के पास हो जाएगा 10 यहाँ पे हो जाएगा, और 1/2 तो यहाँ पे जो यूज करेंगे ना हम लोग यूज कर लेंगे, तो जैसे cos sin 30 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे cos 60 की। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा sin 3 पाई टी और cos 60 है ना, प्लस ये √3/2, ये √3/2 देखें तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे sin 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos 3 पाई टी और यहाँ पे sin 60 डिग्री का, है ना। चलिए तो ये हमारे पास देखिए ये फॉर्मेट जो आ जाएगा, देखिए ये एक फॉर्मूला बन जाएगा sin a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा ये, है ना। चलिए तो इसी चीज को यहाँ पे कर लेते हैं। तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई टी प्लस, और कितना हो जाएगा 60 डिग्री का रेडियन में यदि लिखेंगे तो कितना होगा पाई/3। तो ये बन जाएगा हमारे लिए, तो y2 हमारे पास आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया, y2 इज इक्वल टू 10 sin 3 पाई टी प्लस पाई/3। वहां से सॉल्व करेंगे तो आपका प्रॉपर आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे यदि मैं बात करूं फॉर y1 क्या था हमारे पास 10 sin, और यहाँ पे क्या था 3 पाई टी था प्लस पाई/4 था, ये y1। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एम्पलीट्यूड की बात कर दूं यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड अपन का क्या होने वाला है a1 यहाँ पे, तो a कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो गया 10, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं लिख दूं यदि फॉर y2, है ना, y2 क्या आ गया 10 साइन, और यहाँ आ गया 3 पाई टी प्लस पाई/3, ये आ गया। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो एम्पलीट्यूड अपन का क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड की यदि यहाँ पे बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड a2 जो हमारा आ जाएगा 10। तो पूछा है क्वेश्चन में, पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू मोशन सीज, ठीक है ना। चलिए तो इसको इसी को निकाल देते हैं। तो पूछा है द रेशियो ऑफ, है ना, द रेशियो ऑफ द, क्या पूछा, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, है ना, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/10, तो कितना होने वाला है मेरे दोस्त 1, ठीक है ना। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे आप लोग प्रॉपर रूप से देख लीजिए सॉल्यूशन को एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ से मैंने सॉल्व करने की कोशिश करा है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप लोग यदि यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर रूप से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है इस सवाल को, ठीक है। चलिए बहुत शानदार सा सवाल था, और बहुत अच्छा, मतलब पीजीटी लेवल के टीचर के एग्जाम में ये सवाल को पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इस सवाल को।
तो आप लोग प्रॉपर रूप से देख लीजिए सवाल को, एक बार समझ लीजिए, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके दोस्त, चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल भी बहुत शानदार सा सवाल है और बहुत बढ़िया एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। बोला इफ द अर्थ वेयर अ होमोजेनियस स्फीयर, अर्थ को अपन ने क्या मान लिया, एक होमोजेनियस स्फीयर मान लिया हूं। क्या मान लिया हूं दोस्त, होमोजेनियस स्फीयर मान लिया हूं, ठीक है ना। और होमोजेनियस स्फीयर और उसका रेडियस कैसा है, आर है, ठीक है ना। होमोजेनियस स्फीयर माना गया है और रेडियस आर है, एंड स्ट्रेट होल, उसमें एक स्ट्रेट होल करी जाती है अर्थ में, ठीक है ना, ऐसे ऐसे होल करी जाती है, ठीक है। चलो, वेयर बोर्ड इन इट थ्रू इट्स सेंटर, कहां से, सेंटर से स्ट्रेट होल करी जा रहे हैं, सेंटर के थ्रू से, सेंटर को होते हुए ऐसे एकदम सीधा होल करा जा रहा है, ठीक है ना, ये है। देन अ पार्टिकल ड्रॉप्ड इनटू द होल, और वो कोई पार्टिकल को ड्रॉप करा गया है होल में, क्या करा गया, होल में ड्रॉप करा गया है, तो विल एक्सक्यूट एन एसएचएम विथ इट्स टाइम पीरियड, वहां पे क्या करता है, वो जो पार्टिकल ड्रॉप करा गया होल में वो एक्सक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो वहां पे उसका टाइम पीरियड क्या होगी ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सा सवाल है, देख लीजिए। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे, ये प्रीवियस का सॉल्यूशन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। ओके दोस्तों, चलिए, तो आज अगला जो आज का सवाल होने वाला है, हमारा जो सवाल होने वाला ये जो है, अभी अगला सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये चीज को देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगी बातें। ओके दोस्त, चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें, चीजों को समझें यहाँ पे, तो क्या करें, एक अर्थ की बात कर रखा है, तो पहले सबसे पहले प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम अर्थ की बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा डायग्राम है सुंदर सा प्यारा सा अर्थ का, ठीक है ना, जिस पर हम लोग रहते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अब क्या किया गया है, ये होल कर दिया गया है ऐसे, ठीक है ना। और मान लीजिए अर्थ का ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रहा हूँ, और ये वाला डिस्टेंस को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ d है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है ये r माइनस डी है, बिकॉज ये क्या है हमारा, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दूसरी बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे एक बॉडी को, मतलब कि एक बॉडी को यहाँ पे डाला गया है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ध्यान देंगे थोड़ी सी बात को, कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, सवाल को सॉल्व कैसे करें। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। एम हमारा क्या है, ये जो हमारा है एम है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। और एक मैं मास लूंगा एम डैश, जो कि ये वाला जो सर्कल मैंने यहाँ पे जो मैंने इमेजिन करा है ना, वो वाली उसकी एम डैश मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि मास की बात कर दूं, मास की बात कर दूं, तो मास कैसे निकालते हैं, तो मास इज इक्वल टू होता है, हमारे पास क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो यहाँ पे देखिए, रो हो गया, और यहाँ पे एम होगा, डेंसिटी क्या होगी, अर्थ की जो डेंसिटी है पूरी की पूरी मैंने मान लिया है रो है, ठीक है ना। तो रो इंटू 4/3, और यहाँ पे क्या होने वाला है मेरे दोस्त, पाई आर क्यू, ठीक है ना। तो इसके जगह पर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 4/3 जी, और यहाँ पे आ जाएगा रो पाई आर। ये सॉल्व करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद ये 4/3 जी रो पाई आर क्यों आ जाएगा, देखिए ये जब हम m की वैल्यू रो 4/3 पाई आर क्यू यहाँ पुट करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा केवल, ठीक है ना। तो रो 4/3 बचेगा, पाई आर बचेगा, ठीक है ना। चलिए, ये बात यहाँ तक समझ में आपको आ गई। इसी तरह से यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आएगा तो जी की वैल्यू में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन होगी, तो जी डैश मैं बोल देता हूँ, तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी, और यहाँ पे एम डैश अपॉन में ये वाला डिस्टेंस को यदि मैं अभी, चलिए आर माइनस डी कंसिडर कर रखा हूँ, तो आर माइनस डी का स्क्वायर कर लेता हूँ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा मीन पोजीशन होगा, और इस मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आर माइनस डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई अपन की। तो यहाँ पे भी यदि हम लोग जी डैश निकालने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जी डैश यदि निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई रो, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा रो पाई हो जाएगा, और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आर माइनस डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 4/3 रो यहाँ पे जी
है ना, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पाई r माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी डैश इक्वल टू ये हमारे पास आ गई। अब दोनों का हम थोड़ा सा रेशियो निकाल लेंगे और काम कर लेंगे। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे यदि हम कर दें जी डैश अपॉन जी करेंगे मेरे दोस्त, तो जी डैश अपॉन जी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर में हो जाएगा, ये नीचे में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 जीरो पाई ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास यहाँ जो बचेगा, ये बचेगा r माइनस डी अपॉन r बच जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो यदि जी डैश की यदि मैं बात कर लूँ तो r माइनस डी अपॉन r, और यहाँ पे क्या हो गया g। तो ये तो हमारा निकल गया एक्सेलरेशन, ये क्या निकल गया अपन का, एक्सेलरेशन निकल गया। और डिस्प्लेसमेंट पहले ही निकाल रखा हूँ, r माइनस डी अपन का डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग पहले ही समझ रखे हैं। अब हमको टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप ध्यान से, तो 2 पाई और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r माइनस डी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा r माइनस डी अपॉन r इंटू जी। जब इसको आप सॉल्व कर दोगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ये r माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई r अपॉन जी बच जाएगा, ठीक है ना। तो यही फॉर्मेट में हमारा आंसर दे रखा है इस सवाल का, जो कि इस सवाल का पूरा आंसर है। बहुत शानदार सा सवाल है, और ये ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार सा मतलब कि ये फॉर्मूला, ये रिलेशन बहुत जगह पे आपको काम में आने वाला है, ठीक है ना। टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर r अपॉन जी, ठीक है ना। ग्रेविटेशन में भी काम आ जाता है, यहाँ पे भी काम आ जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी जब पढ़ रहे होते हैं हम लोग, तो ठीक है ना। चलिए इतनी बात यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से मैंने यहाँ पे सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो सारी बातों को यहाँ पे प्रॉपर रूप से एक्सप्लेन किया हूँ। तो यहाँ पे टी इक्वल टू आ गया 2 पाई रूट अंडर r अपॉन जी, और इसी फॉर्मेट में आंसर दे रखा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर r अपॉन जी, देख लीजिए और भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सवाल का ये सॉल्यूशन था, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने सारा सिस्टमैटिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा सारी बातें, बहुत शानदार सा सवाल था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल पर चलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है हमारा, तो अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत शानदार सा सवाल, ये भी देखिए, ये भी सवाल जो है बहुत शानदार सा सवाल है। क्या है सवाल में, एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑसिलेशन ऑफ पीरियड टी, ठीक है ना। इफ अ स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, स्प्रिंग को क्या किया गया है, कट किया गया है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। क्या किया गया है, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है स्प्रिंग को, ठीक है। इफ अ स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ज्वाइन टू सम ऑब्जेक्ट, और उसमें ज्वाइन कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है सम ऑब्जेक्ट को, देख रहे हैं ये वाला डायग्राम जो आप देख रहे हैं ना, बस यही सेम टू सेम यही डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। एज शोन इन फिगर दे द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, देखिए इस सवाल में क्या है, थोड़ा सा क्या सवाल में पूछा गया है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या पूछा गया है, क्या करना है, सारी चीजों को थोड़ी सी हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या बोला गया, तो सबसे पहली बात, टाइम पीरियड यदि हम निकालना चाहते हैं एक स्प्रिंग की, यदि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर एक स्प्रिंग बना देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग लिया, इससे एक बॉडी को मैंने लटका दिया, मान लीजिए एम मास का है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के होता है, ठीक है ना। ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये तो हमारा इसके कंडीशन में, ये स्प्रिंग के कंडीशन में ये टाइम पीरियड हो जाएगी। अब क्या बोला, स्प्रिंग को कट कर दिया गया है हाफ में, ठीक है ना। तो ये हमारा स्प्रिंग मान लीजिए कट करके ये स्प्रिंग में, और ये मास जो है ना, ये मास एम ही इसमें लटकाया गया है। तो यहाँ पे अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होने वाला है, तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि के जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। यदि मैं लेंथ को हाफ कर दिया हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये हमारा 2k हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर, और यहाँ तो m हो जाएगा, और 2k प्लस 4k हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी चीज को देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लीजिए 2 पाई, और यहाँ पे 1/2, इससे बाहर ये 4 को यदि हम बाहर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 1/4 को बाहर ले आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे बच जाएगा अपन का दोस्त, यहाँ पे बचेगा m अपॉन के। अब इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, इसको लिखिए 1/2, और यहाँ पे लिखिए 2 पाई रूट अंडर
एम अपॉन के। अब ये देखिए ये टी डैश, मैं इसको टी डैश मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये टाइम पीरियड जो है वो टी डैश है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे टी डैश इज इक्वल टू यदि हम बात कर दे तो कितना हो जाएगा 1/2, और इसके जगह पर क्या है टी है, तो ये हो गया टी, सो टी डैश इज इक्वल टू टी अपॉन 2 हो गया, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो बहुत शानदार सा सवाल था और बहुत अच्छा सवाल था, तो आप यदि ध्यान से देखोगे सवाल को तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। टी डैश इक्वल टू टी/2, देखो यहाँ पे इसी फॉर्मेट में आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए तो ये सवाल भी क्लियर हो गया आपका। अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, क्या बोला गया आपको, बोला गया है टू सोर्सेस विथ इंटेंसिटी I0 4I0 रिस्पेक्टिवली इंटरफेयर at a point in a medium, find the ratio of maximum and minimum intensities, ठीक है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज की रेशियो निकालने के लिए बोला गया है, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, ठीक है। शानदार सा सवाल है ये भी, तरीका केवल ध्यान में रखना है और सवाल को करना है। कैसे करेंगे सवाल को देख लीजिए आप, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि मैं मिनिमम इंटेंसिटीज की बात करूं, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, तो आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे देखिए √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे आई मिनिमम की यदि मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला जो हो जाता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटीज की बात कर रखी है, तो यहाँ पे मान I1 आपको दे रखा है, I0 दे रखा है, एंड I2 जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 4I0 दे रखा है। चलिए तो आई मैक्स यदि आप निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे इसके जगह पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 9I0 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके दोस्त, क्या आ जाएगा देखिए, कैसे आएगा वो भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए I1 के जगह पर आप पुट करो, I1 के जगह पर I0 पुट करोगे, क्या पुट करोगे I0 पुट करोगे, प्लस यहाँ पे I मतलब कि I2 के जगह पर आप क्या पुट करोगे 4I0 पुट करोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो अपन के पास आ जाएगी मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर, √I0 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा I0 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये 4I0 का स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा 4I0 का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर है तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना बचेगा 4I0 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो हो जाएगा 2AB, तो 2AB I0 और I0 का स्क्वायर I0 हो जाएगा, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, मतलब 4I0 यहाँ पे भी बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आई मैक्स इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और एक 9 हो जाएगा। अब समझ में आ गया कैसे 9 आ गया, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसी तरह से आई मिनिमम के लिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए निकालेंगे तो वही चीज को, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा I0। अब देखिए हमको पूछा हुआ है आई मैक्सिमम और मिनिमम की, हमको क्या निकालना है मेरे दोस्त, हमको निकाल देना है इसका रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ठीक है ना, क्या कर दिया आई मिनिमम, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9I0 अपॉन I0 हो जाएगा, तो I0 से I0 कैंसिल, तो 9/1 मतलब कि कितना आ गया 9:1, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9:1। तो बहुत शानदार सा सवाल था, तो आप लोग देखिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9:1। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, आपको एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि जबान से भी कर लीजिए थोड़ी बहुत, तो वो आपको प्रॉपर समझ में आएगी। ओके दोस्त, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। बखूबी ये सब क्वेश्चन बहुत शानदार है और प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के सवाल को, बहुत शानदार सवाल है और सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, आपको पूछे जाने लायक सवाल है, ठीक है ना, इसलिए ये सब सवाल को नेग्लेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है ना। बोला इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स are suspended by 0.1 mm and they are 0.5 meter from the screen. The wavelength of the light is 5000 angstrom. Find the distance between the 7th maxima and 11th minima on the screen is. देखिए बहुत शानदार सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पे गिवन क्या क्या है अपन के पास, गिवन क्या क्या है अपन के पास, तो क्या क्या गिवन है तो देख लीजिए। सबसे पहली बात हमारे पास जो गिवन है वो स्मॉल डी गिवन है 0.1 mm, इसको यदि हम कन्वर्ट कर देंगे तो 0.10 टू दी पावर -4 मीटर में आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या गिवन है, डी
कैपिटल डी गिवन है 0.5 मीटर, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, ये अपन के पास गिवन है, ठीक है ना। सवाल में ये सब गिवन है आपके सामने, ठीक है ना। बोला 11th मैक्सिमा, 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा। तो सबसे पहली बात, यदि मैं 7th मैक्सिमा की बात कर दूं, है ना, 7th मैक्सिमा की मतलब कि मैक्सिमा मतलब ब्राइट की बात, किसकी बात करेंगे मेरे दोस्त, ब्राइट की बात करेंगे। 7th मैक्सिमा ब्राइट की बात करेंगे तो एन लेमडा डी बाय डी, ये हो जाएगा 7th मैक्सिमा के लिए। यदि हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला तो एन लेमडा डी बाय डी हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे 11th मिनिमा मतलब डार्क की बात करेंगे, यदि डार्क की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मतलब अभी मैं यहाँ पे अभी 7th, ये देखिए अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ब्राइट और डार्क की बात करके फॉर्मूला लिख के रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए 2n-1 और यहाँ पे लेमडा डी अपॉन में 2d हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे प्रॉपर रूप से और इस सवाल को करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए ओके, अब देखिए इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा करते हैं। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि बोला द डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस निकालना है 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा ऑन द स्क्रीन। कहाँ पे होगा 7th मैक्सिमा और 11th मिनिमा, ये चीज को अपन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और देखिए यहाँ पे सवाल को देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इस चीज को, तो ध्यान से देख लीजिए, प्रॉपर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यदि मैं ऐसा लिख दूं डेल वाई इज इक्वल टू 11th क्या है हमारा 11th मैक्सिमा, 11th मिनिमा और 11th मिनिमा, मतलब ये हमारा हो जाएगा डार्क के कंडीशन माइनस ये हमारा 7th मैक्सिमा मतलब ब्राइट का कंडीशन हो जाएगा ये, ठीक है ना। करो अब यहाँ पे, तो डेल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास दोस्त 2n-1, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो, n के जगह पर कितना हो जाएगा 11-1 और यहाँ पे हो जाएगा लेमडा डी अपॉन में 2d माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 लेमडा डी अपॉन में d, ठीक है ना। तो dy इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 21 लेमडा डी अपॉन में 2d माइनस 7 लेमडा डी अपॉन में d। चलो अब यहाँ पे देखो तो डेल y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि मैं 7 कॉमन ले लूँ, 7 लेमडा डी बाई डी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे बचेगा 3/2 माइनस 1 बच जाएगा। तो लेमडा मतलब डेल y इज इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 7 लेमडा डी बाय 2d, ये बच जाएगा। अब जो जो हमारे पास वैल्यू दिए हुए हैं सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे डेल y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 लेमडा डी अपॉन में 2d। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 इंटू 5000 एंगस्ट्रम है ना, सवाल में कितना देख रहे 5000 एंगस्ट्रम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 10 टू द पावर -7, 5 इंटू 10 टू द 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलो वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर हो गया, ये 0.5 तो दे रखा है मीटर में ही, और ये 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो डेल वाई इज इक्वल टू जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा आपका 8.75, ये कितना आ जाएगा 8.75 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो इसी चीज को हम लोग लिखना चाहते हैं एमएम में, क्या किस में लिखना चाहते हैं, एमएम में लिखना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा 8.75 mm, ठीक है ना। ये इस सवाल का आंसर हो गया, और देख लीजिए इस सवाल का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रॉपर रूप से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया, इस सवाल को देख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने बता दिया है आपको, ठीक है ना। देखिए कैसे कैसे करा गया, बहुत शानदार सा सवाल है ये सब सवाल, ठीक है। जरूर ये सब सवाल को प्रैक्टिस करिए तो आप लोगों को फायदा होगा इसका, ठीक है। अगला सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं अपन लोग दोस्त, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर यदि चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी सवाल बहुत शानदार है, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे। बोला है इन Young's double slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the plane of slits. If the screen is moved by 5 centimeter towards the slit, ठीक है ना, ओके। फिर बोला है then change the fringe width of 30 micrometer, और fringe width जो चेंज हो रहा है वो 30 माइक्रोमीटर चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। if the distance between the slits 1 mm, और 1 mm आपका slits का डिस्टेंस दे रखा है, then calculate of the light used, है ना। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तो वेवलेंथ निकालने के लिए बोला गया है। सबसे पहली बात ध्यान से देख लो, ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है,
तो ये डिस्टेंस पहले कुछ दे रखा हुआ डी, तो ये 5 सेंटीमीटर इधर आ जाता है, 5 सेंटीमीटर। तो मतलब पहले यदि डी था तो उसमें 5 सेंटीमीटर माइनस कर दो, ठीक है ना। तो पहले क्या था, पहले ये डिस्टेंस क्या था डी, बाद में ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो डी माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये चीज को बोल रखा है सवाल में, और उस समय हमारा फ्रिंज विड्थ जो होता है 30 माइक्रोमीटर हो जाता है, ठीक है ना। ये सवाल है, बहुत शानदार सा सवाल है। देखिए अब कैसे बनाना है इस सवाल को। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस सवाल को यहाँ पे करेंगे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत शानदार सा सवाल है, कैसे करेंगे सॉल्व। तो मैं मान लेता हूँ लेट फ्रिंज विड्थ क्या मान लेता हूँ मैं, बीटा, ठीक है ना। बीटा में फ्रिंज विड्थ मान लेता हूँ, तो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, डी लेमड़ा बाय डी होता है, ठीक है ना। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी लेमड़ा बाय डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करके रख लो। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो बीटा बीटा में क्या बोला जा रहा है कि उसमें उसका कितना हो जा रहा है, 30 माइक्रोमीटर चेंज हो जा रहा है, मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 करो, और यहाँ पे d माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर लो, ठीक है ना। मीटर, उसको सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और अपॉन में d। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दो इक्वेशन हमारे सामने हो चुके हैं, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दो तो बात हमारी बन जाएगी। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन में, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल साधारण तरीके से करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ इरेज, और यहाँ पे देखिए आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 माइनस बीटा, है ना। देखिए यहाँ पे ये, और इससे माइनस कर दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए डी माइनस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, है ना। और यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला हमारे पास, d माइनस लेमड़ा, लेमड़ा अपॉन डी, है ना, लेमड़ा अपॉन डी माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, d लेमड़ा अपॉन डी, क्या हो जाएगा, d लेमड़ा अपॉन डी। चलो यहाँ से ये कैंसल, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और कैंसल हो जाएगा, देखो ये d, यदि इसको आप करो d लेमड़ा बाई डी, तो ये तो और वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा, देखो माइनस 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे d लेमड़ा बाई डी माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, है ना, लेमड़ा बाय डी माइनस डी लेमड़ा बाय डी, ये से ये कैंसल, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है निकालने के लिए, वेवलेंथ निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 लेमड़ा अपॉन में डी, और यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, यही हो जाएगा 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, ये बचेगा हमारे पास। अब हमको लेमड़ा निकालना है, तो लेमड़ा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये इधर डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी हमारे पास दे रखा है कितना, 1 mm दे रखा है हमारे पास, डी कितना दे रखा है 1 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ, देखिए तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, इसको अब डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, देखिए लेमड़ा इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू डी, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ये आ जाएगा हमारे पास, ओके क्लियर। तो लेमड़ा इज इक्वल टू यहाँ पे 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू, ये दे रखा है हमको 1 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, और ये हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ठीक है ना। तो लेमड़ा यहाँ से, अब लेमड़ा जो यहाँ से निकाल दोगे, तो फाइनली जब अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600 नैनोमीटर में आ जाएगा, आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। पहले मीटर में आएगा, उसको फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल था, बहुत शानदार सा सवाल था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 नैनोमीटर में, ठीक है ना, 600 नैनोमीटर, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक बात आपको क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सवाल, इस टाइप के सवाल को जरूर करने की कोशिश करिए, बहुत शानदार शानदार सवाल है ये सब, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ गए, सवाल सारे समझ में आ गए। चलिए अब अगला सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत शानदार सा सवाल है। इन अ डबल स्लिट पैटर्न,
ठीक है ना, डबल स्लिट पैटर्न दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है वेवलेंथ। द फर्स्ट ऑर्डर एंड 10th ऑर्डर मैक्सिमा फॉल्स एट 12.5 mm and 14.75 mm from the particular reference point. If lambda is changed to 5500 angstrom, then find the position of zero order and 10th order fringes. Other arrangement remaining the same. ठीक है ना, बहुत शानदार सा सवाल है। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए एक बार जरूर देखने का कोशिश करिए इस सवाल को कैसे करेंगे। बहुत शानदार सा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये तो हम करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रिंज विड्थ हम लोग यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कोशिश करा था पिछले पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे है ना, फ्रिंज विड्थ हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालने के लिए दिया था, पिछले क्वेश्चन में फ्रिंज विड्थ ही निकालने के लिए दिया था ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रिंज विड्थ ही निकालने के लिए दिया था, तो फ्रिंज विड्थ को हम लोगों ने बीटा मान लिया था और उसी से काम किया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे 7 में क्या बोला गया है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द जीरो ऑर्डर एंड 10th ऑर्डर फ्रिंजेस को फाइंड करना है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, ये भी सवाल बहुत शानदार है, कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए, बहुत शानदार सा सवाल है ये भी। ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ का सवाल, फ्रिंज विड्थ यदि यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ लेट फ्रिंज विड्थ इज बीटा। ठीक है ना, मैं क्या बोल देता हूँ, लेट फ्रिंज विड्थ क्या मान लेता हूँ, बीटा। ठीक है ना, तो बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो हम लोग ये चीज को जानते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो हम लोग एक चीज को और समझते हैं यहाँ पे प्रॉपर रूप से, क्या आप समझते हैं कि यदि टू सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है। ठीक है ना, तो ये चीज तो हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, यदि मैं डेल वाई इज इक्वल टू लिखूं तो 10th का पूछा है, 10th ऑर्डर माइनस क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का पूछा रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 बीटा माइनस 1 बीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए अब यही यही जो हो जाएगा हमारे पास y 10th माइनस y1 इज इक्वल टू 9 बीटा। और ये y 10th और y1 हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए y 10th हमको दे रखा है कितना, 14.75 mm, और ये दे रखा है हमको 12.5 mm। ये mm में दे रखा है तो mm में ही रहने दीजिए, कुछ भी नहीं करना है इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 9 बीटा इज इक्वल टू, इसके जगह पर पुट करेंगे तो 14.75 mm है ना, 75 mm है ना, और यहाँ पे है 12.5 mm माइनस 12.5 mm, mm में है ये सारा का सारा, mm में 12.5 mm। ठीक है ना, तो इसको 50 यहाँ पे कर लीजिए आप, आपकी बात बन जाएगी। तो 9 बीटा इज इक्वल टू, यदि आप यहाँ पे सॉल्व करोगे दोनों को तो ये आ जाएगा 2.25 mm, कितना आ जाएगा 2.25 mm आ जाएगा। ठीक है ना, चल तो अब यहाँ पे हम लोग यदि बीटा निकाल दे तो ये हो जाएगा 2.25 अपॉन में 9 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके लाओगे तो 0.25 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 0.25 mm आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपकी थोड़ी आप कैलकुलेशन कर लेना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई, तो हमारे पास ये क्या आ गया, बीटा आ गया। ठीक है ना, अब हम लोग एक चीज को जानते हैं, प्रॉपर रूप से हम लोग समझते हैं, क्या किस चीज को जानते हैं, देखिए तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है ना, हम लोग क्या जानते हैं, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा डी बाई डी। ठीक है ना, तो ये डी और ये डी तो कांस्टेंट, तो जो बीटा होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, लेमडा हो जाती है। यहाँ पे चेंज इन वेवलेंथ भी बोल रखा है, वैसे भी बोल रखा है, तो वही बात करेंगे, तो बीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा डैश, है ना। तो यहाँ पे भी यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, लेमडा डैश। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा एक दूसरे के। तो अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो बीटा डैश अपॉन बीटा कर लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, लेमडा डैश अपॉन लेमडा। ठीक है ना, तो बीटा डैश अपॉन बीटा करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेमडा डैश अपन के पास कितना दे रखा है सवाल में, 5500 एंगस्ट्रम, और लेमडा हमको दे रखा है 6000 एंगस्ट्रम। ठीक है ना, तो यहाँ पे कर लो 5500 एंगस्ट्रम अपॉन में 6000 एंगस्ट्रम कर लो। ठीक है ना, तो फाइनली जब अब आप सॉल्व कर दोगे यहाँ पे तो ये कर लो, तो बीटा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 55 अपॉन 60 इनटू बीटा। तो फाइनली जब यहाँ पे आप बीटा डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा, देखिए 55 इंटू 60 इंटू बीटा अभी अपन ने निकाल रखा था, बीटा अभी अपन ने निकाला था 0.025 तो यहाँ पे 0.25 पुट कर दो,
तो बीटा डैश जो आ जाएगा अपन के पास यहाँ पे, यदि आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो बीटा डैश जो आ जाएगा 0.23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.23 आ जाएगा। ठीक है ना। ये एमएम में रहने दीजिए, सब एमएम में है तो सबको एमएम में ही रहने देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अब बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में हमको जो बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि द दे फाइंड द पोजीशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड 10th ऑर्डर फ्रिंजेस। ठीक है ना, ये बोल रखा है हमको। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात, यदि मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं, फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर दूं यहाँ पे, ठीक है ना, है ना। अर्लियर में यदि मैं अर्लियर पोजीशन में मैक्सिमा की बात करूं तो y0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 माइनस क्या हो जाएगा? फ्रिंज विड्थ। ठीक है ना, जो डिस्टेंस वहां पे है तो y1 माइनस क्या हो जाएगा? फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। तो y1 हमारे पास क्या था? 12.50 माइनस ये कितना निकाल रखा था? 0.25। तो ये जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब हमारा जो ये आ जा रहा है यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 12.25 एम आ जाएगा। तो एक तो आंसर यही हो गया हमारा, ये आंसर एक मांग रखा था। दूसरी बात, दूसरा हमको पूछ रखा है, ये पूछ रखा हमको कि 10th मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी, और उस समय जो हमारा मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा y0 ही होगा। ठीक है ना। तो हम यदि यहाँ पे 10th मैक्सिमा की बात कर देंगे मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, तो हो जाएगा जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है प्लस 10 इंटू जो नई वाली हमारे पास फ्रिंज विड्थ आई हुई, नई वाली फ्रिंज विड्थ कितनी आई है? 0.023, मतलब 0.23 mm आया हुआ। तो ये हो जाएगा बीटा डैश। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y ये कितना आ गया? 12.25 प्लस यहाँ पे 10 इंटू 0.23, यही हो जाएगा, है ना। 12.25 प्लस 10 इंटू 0.23 ये हो जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व कर दोगे, यही आप यहाँ पे 10th निकालना है, तो यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखोगे इस चीज को, तो ये जो आ जाएगा 14.55 आ जाएगा हमारा। तो y 10th मतलब 10th ऑर्डर कितना हो जाएगा? 14.55 mm। ठीक है ना। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। देखिए दोनों आंसर आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा? तो 14 देखिए 12.25 एंड 14.55, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एक बार आप देख लो यहाँ पे प्रॉपर रूप से सवाल को। ठीक है ना, जो जो सवाल में बोला गया था सारी चीज को यहाँ पे प्रॉपर रूप से करी गई है। ठीक है ना, ध्यान से देखते जाइए, सारी चीजों को समझते जाइए, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगी सवाल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब यदि मैं यहाँ पे बात कर दूं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है, अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे सामने एक सवाल बन गया। तो बोला स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। यहाँ पे सिंगल स्लिट वाली बात पर है, डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। विच इज इल्यूमिनेटेड बाय विथ 6000 एंगस्ट्रॉम लाइट इफ डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 3 mm, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, बहुत शानदार सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में भी। ठीक है, डी आपको दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और स्मॉल डी दे रखा, मतलब कि आपके सामने क्या दे रखा है हाँ 3 mm जो दे रखा है ना, वो दे रखा है आपका फर्स्ट, मतलब फर्स्ट और थर्ड मिनिमम के बीच का। ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड मिनिमम के बीच का दे रखा है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस चीज को, फर्स्ट और थर्ड मिनिमम के बीच का दे रखा है वो। तो मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू आपके सामने दे रखा है y3 माइनस y1, यही पूछ रखा है। तो ये दे रखा है आपको 3 mm, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे कितना होने वाला है? देखिए यहाँ पे होने वाला है -3 10 टू दी पावर, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और y3 माइनस y1 आपको निकालना है, y3 माइनस y1 आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देख लो, अब चीजों को समझ लो। तो इसके जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसके जगह पर हो जाएगा, हमको थर्ड ऑर्डर बोला हुआ है, तो 3 लैम्बडा डी अपॉन डी, है ना। क्या हो जाएगा? 3 लैम्बडा डी अपॉन डी, मतलब डी के जगह पर मैं यहाँ पे, हम लोग जब डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हम लोग पुट करते थे ए, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे लैम्बडा डी अपॉन ए। ठीक है, तो हमको ए निकालना है एक्चुअल में, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? देखिए 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पे लेमड़ा डी अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 1 बच जाएगा हमारे पास। कितना बच जाएगा? 3 माइनस 1 बचेगा, तो 3 माइनस 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लेमड़ा डी अपॉन ए हो गया। अब सारे सारे वैल्यू दे रखे हैं अपन को,
50 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, लेमड़ा आपको दे रखा है उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ए निकाल देना है, ठीक है ना। तो कैसे निकाल देंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप सवाल को यहाँ पे प्रॉपर रूप से देख लीजिए कैसे निकालेंगे, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास से आया 3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी अपॉन में ए, है ना, ए। तो यहाँ से देखिए तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6000 एंगस्ट्रम, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 कर लीजिए, और डी का वैल्यू कितना है 50 इंटू 10⁻⁻2 कर लीजिए, अपॉन में यहाँ पे 3 इंटू 10⁻³ कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से यदि आप कर लेंगे सारी चीजों को प्रॉपर रूप से, सब सारी चीजों को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी बात यहाँ तक समझ में आपको आ गई। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू जो आ जाएगा अपन के पास फॉर्मूला, सॉरी a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपको 0.2 mm, पहले मीटर में आएगा फिर mm में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा तो बात बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। चलो तो ये था सवाल 8 नंबर, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.2 mm, तो ये सवाल का ये आंसर हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो प्रॉपर यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पे सारे आंसर दिए हुए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके आपके करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बेहतर सेशन के साथ में। थैंक यू एंड बाय।